तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर इंग्लिश की लास्ट पोयम को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के पास है सुर सस्सी, जिसको लिखने वाले हैं शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। तो सबसे पहले तो इस टाइटल का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सेलेक्टेड वर्सेस। सिलेक्टेड का मतलब होता है मुंतखब करदा, जबकि वर्सेस का मतलब होता है अशआर। तो मुंतखब करदा अशआर कहाँ से? फ्रॉम सुर सस्सी। तो ये जो अशआर हैं, मुंतखब करदा अशआर, ये सुर सस्सी से लिए गए हैं। अब ये सुर सस्सी क्या है? तो सुर का मतलब सिंधी जबान में नज़म होता है। तो सुर सस्सी का मतलब है सस्सी की कहानी पर मुबनी नज़म, ऐसी नज़म जिसके अंदर सस्सी की कहानी बताई गई हो। और एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की एक बहुत ही मशहूर शायरी की किताब है, जिसका नाम है शाह जो रिसालो। इसके अंदर कई सारी सिंधी नज़में मौजूद हैं, और आज जो हम नज़म पढ़ने वाले हैं वो भी इसी किताब यानी कि शाह जो रिसालो से ली गई है। तो याद रखिएगा कि पूरी की पूरी नज़म नहीं ली गई है, बल्कि उस नज़म के अंदर से कुछ अशआर लिए गए हैं। असल में नज़म काफी बड़ी है, तो आपकी बुक के अंदर सिर्फ कुछ अशआर है, यानी कि सेलेक्टेड वर्सेस फ्रॉम सुर सस्सी। अब हम जरा सा शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का तारुफ भी देख लेते हैं। तो एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जो है वो सिंधी जबान के मशहूर शायर है। उन्होंने जितनी भी शायरी की है वो तमाम की तमाम सिंधी जबान में की है, और आज जो हम उनकी नज़म पढ़ने वाले हैं वो भी असल में सिंधी जबान के अंदर ही उन्होंने लिखी है। जबकि उनकी शायरी को सिंधी जबान से इंग्लिश जबान के अंदर जिसने ट्रांसलेट किया है उनका नाम है डॉक्टर अमीना खामिसानी। असल में डॉक्टर अमीना खामिसानी ने शाह जो रिसालो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की जो किताब है, इस पूरी की पूरी किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की सारी शायरी सिंधी में ही मिलेगी आपको। और अगर हम शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की पैदाइश की बात करें तो 1689 के अंदर इनकी पैदाइश हुई हवाला हवेली में। इसके अलावा अगर इनकी डेथ की बात करें तो 1752 के अंदर बिट शाह में इनकी डेथ हुई। इसके अलावा शाह अब्दुल लतीफ भिटाई एक सूफी सेंट यानी कि एक सूफी बुजुर्ग और एक बहुत मशहूर पोइट और स्कॉलर भी थे। अगर इनके फेमस वर्क की बात करें तो वो वही है, यानी कि शाह जो रिसालो। और एक और बात जो आपको याद होनी चाहिए वो है कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई को नेशनल पोइट ऑफ सिंध कहा जाता है, यानी कि सिंध के कौमी शायर। तो मैं आपको सुर सस्सी का मतलब बता चुकी हूँ कि सुर का मतलब होता है नज़म, जबकि सस्सी जो है वो एक लड़की का नाम है जो कि सिंध की मशहूर लोक कहानियों की हीरोइन है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सस्सी जो है वो एक लड़की का नाम है, तो इस नज़म को शुरू करने से पहले आपको उस लड़की का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। आप लोगों ने बड़ी तवज्जो के साथ ये कहानी सुननी है। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसका नाम है सस्सी, जो बम्बूर शहर के एक धोबी के घराने में पैदा हुई। बम्बूर शहर जो है वो सिंध के अंदर ही मौजूद है। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके हुस्न जमाल के चर्चे जो है वो दूर दूर तक होने लगे। यहाँ तक कि कैच मकरान के अंदर एक हुक्मरान था, उसका एक बेटा था जो शहजादा था, उसका नाम था शहजादा पुन्नू। तो उस तक ये खबर पहुंची। पुन्नू ने क्या किया, उसने अपना रूप तब्दील किया, यानी कि खुद को ताजिर के भेस में बदला, और उसने बम्बू शहर जाने का फैसला किया। मकरान जो है जहाँ पर शहजादा पुन्नू रहता था वो बलूचिस्तान के अंदर है। अब वो वहां से आता है बम्बूर के अंदर, और वहां उसकी मुलाकात होती है सस्सी से। फिर दोनों में मोहब्बत हो जाती है और बिलाखिर उनकी शादी हो जाती है। अच्छा, शादी वहीं पर होती है, ये नहीं कि पुन्नू जो है वो वापस घर गया रिश्ता लेकर आया, नहीं, वहीं पर इनकी शादी हो जाती है। खैर, अब पुन्नू को सस्सी से बड़ी मोहब्बत थी, तो वो वहीं पर उनके साथ रहता है और उन्हीं का काम यानी कि जो धोबी वगैरह का काम है वो करने लगता है। मगर जैसे ही पुन्नू के घर वालों को इस बात की खबर होती है कि उसने एक धोबी की बेटी से शादी कर ली है, वो लोग तो बड़े नाराज होते हैं। जाहिर सी बात है, पुन्नू एक शहजादा है, और जब शहजादा किसी धोबी की बेटी से शादी करेगा तो घर वाले तो नाराज होंगे ही ना, ये तो एक नॉर्मल बात है। अब क्या होता है कि पुन्नू के जो भाई होते हैं तो वो बम्बूर आते हैं। अब आते तो वो मेहमान बनकर ही हैं, और आकर ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, तुमने शादी कर ली, और वहीं पे खाते हैं पीते, मतलब कुछ दिन रहते हैं। लेकिन एक रात क्या होता है कि जो पुन्नू के भाई हैं वो क्या करते हैं, पुन्नू के खाने में नशा मिला देते हैं या फिर उसको नींद की दवाई दे देते हैं, और रात के अंदर ही उसको अगवा करके वापस बलूचिस्तान ले जाते हैं अपने घर। अब जब सुबह के टाइम सस्सी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका जो शौहर है वो गायब है। अब वो उसको ढूंढने के लिए अकेली नंगे पांव
صحرا کے اندر نکلتی ہے، کیونکہ جہاں پر ان کا گھر تھا اس کے قریب اور بلوچستان کے درمیان بہت سارے صحرا وغیرہ ہیں۔ تو ننگے پاؤں اکیلی پہاڑوں ریگستانوں کے مشکل سفر پر اپنے شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ اب راستے میں اسے بے شمار تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ صحرا ہے، ظاہر سی بات ہے بھوک وغیرہ کو، پیاس کو اور مختلف طرح کے خطرات وغیرہ کا وہ سامنا کرتی ہے، مگر وہ اپنی ہمت نہیں ہارتی اور آخر کار وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتی ہے۔ ادھر جب پنو کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں پاتا ہے، تو واپس سے بھمبو شہر آتا ہے، اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ غائب ہے۔ تو وہ سسی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے، تو وہ بھی انہی رستوں پر چلتا ہے جن رستوں پر سسی پنو کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہے، اور وہ بھی بہت تکلیفیں برداشت کرتا ہے، بڑے مشکل راستوں سے گزرتا ہے، اور راستے کے اندر اس کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ جو سسی ہے وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ تو وہ غم کے مارے ہی سسی کی قبر کے پاس جو ہے وہ اس کی جان نکل جاتی ہے۔ یوں دونوں مرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جا ملتے ہیں، جہاں پہ اب جدائی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تھی چھوٹی سی کہانی۔ تو شاہ عبد الطیف بھٹائی نے اپنی شاعری کے اندر سسی اور پنو کی مکمل کہانی بیان نہیں کری ہے، بہرحال جو آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کے اندر صرف اسی لمحے پر توجہ دی ہے جب جو سسی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو ڈھونڈنے کے لیے بھمبور سے نکلتی ہے اور پہاڑوں، ریت اور جنگلوں سے گزرتی ہوئی سخت ترین آزمائشوں کا سامنا کرتی ہے۔ تو یہی جو کہانی ہے، یہ جو سسی کا سفر ہے، اسی کو ہم آج پڑھنے والے ہیں۔ اور میں بھی آپ نے یہ کہانی پہلے بھی سنی ہو، سسی اور پنو کی کہانی۔ تو اصل میں شاہ عبد الطیف بھٹائی جو ہیں وہ عشق مجازی کا تو ذکر کر ہی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو عشق حقیقی سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتا ہے تو اس کو بہت سی آزمائشوں کا، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنی تمام آسائشیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور ایک مشکل راستے کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اصل میں یہ نظم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چاہے سفر عشق مجازی کا ہو یا پھر چاہے سفر عشق حقیقی کا، راستے میں آپ کو صبر، قربانی اور خلوص سے لازمی کام لینا پڑتا ہے، بہت سی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں، بہت سے تکالیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر بہترین پھل ملتا ہے۔ تو اب ہم بغیر وقت کو ضائع کیے اپنی پویم کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی لائن ہمارے پاس ہے burn as long as you live, choice there is none۔ burn کا مطلب ہوتا ہے جلنا، جبکہ choice کا مطلب ہوتا ہے اختیار، none کا مطلب ہے کوئی نہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک تم زندہ ہو جلتے رہو، choice there is none، تمہارے پاس کوئی بھی چوائس نہیں ہے، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اصل میں یہاں پر شاہ عبد الطیف بھٹائی نے سسی کی جو کہانی بتائی ہے وہ وہاں سے بتائی ہے جب وہ اپنے ہسبینڈ کو تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہے، تو وہ جنگلوں وغیرہ، ریگستانوں وغیرہ سے گزرتی ہے اور مختلف طرح کی اس کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس پوری کی پوری نظم میں وہی بتایا گیا ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک تم زندہ ہو جلتے رہو۔ اب جو سسی جو ہے وہ ریگستانوں میں جو اپنے شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ریگستان جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں، وہاں پہ جو دھوپ ہوتی ہے بہت تیز پڑتی ہے، جس کی وجہ سے اب اس کے جو پاؤں وغیرہ ہیں وہ جل رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے ہسبینڈ کو تلاش کرنے کے لیے ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کی تکلیف جو ہے برداشت کرتی ہے۔ مینلی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی انسان کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اسے آرام نہیں کرنا پڑتا، بلکہ مسلسل قربانی اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ whether it be hot or cold, place to rest in none۔ weather کا مطلب ہے چاہے، place to rest مطلب آرام کی جگہ، چاہے موسم جیسا بھی ہو، چاہے موسم بہت گرم ہو یا بہت زیادہ سرد ہو، آرام کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ place to rest in none مطلب آرام کی کوئی جگہ نہیں ہے، چاہے موسم جیسا بھی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب سسی نکلتی ہے اپنے ہسبینڈ کو تلاش کرنے کے لیے، تو اب وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ موسم کیسا ہے، بہت گرمی ہے، بہت سردی ہے، یا اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو میں رک کے آرام کر لیتی ہوں، یا میں تھک گئی ہوں تو میں آرام کر لیتی ہوں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب بھی انسان اپنے کسی مقصد کو پانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے آرام کی، سکون کی یا آسائشات وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی انہیں اس چیز کا خیال رہتا ہے۔ اب سسی کے لیے بھی راستہ جو ہے ریگستانوں، پہاڑوں اور مشکل وادیوں سے گزرتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں رکتی ہے، وہ ثابت قدمی سے چلتی رہتی ہے، کیونکہ اسے اپنے ہسبینڈ کو تلاش کرنا ہے۔ whether hot or cold, march on, there is no time to rest۔ اب کہہ رہے چاہے موسم گرم ہو یا سرد،
मार्च ऑन मतलब है, मार्च ऑन का मतलब होता है चलते रहो या आगे बढ़ते रहो। देयर इज नो टाइम टू रेस्ट, क्योंकि रुकने का या रेस्ट करने का वक्त नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि सस्सी जब निकलती है तो उसके लिए मौसम वगैरह जो है वो कोई मायने नहीं रखता, कोई तकलीफ, कोई मुश्किल, कोई भी चीज के लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को तलाश करना चाहती है। तो गर्मी हो, सर्दी हो, भूख हो, थकन हो, वो हर चीज को बर्दाश्त करती है। और एक इंसान भी ऐसा ही है कि अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आराम तक नहीं करता है, बल्कि बहुत तरह की मुश्किलात को बर्दाश्त करता है। लेट्स डार्कनेस फॉल्स, यू फेल टू फाइंड बिलव्ड ट्रैक। अब कहा जा रहा है, लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो, डार्कनेस कहते हैं अंधेरा। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि अंधेरा छा जाए और तुम अपने बिलव्ड के कदमों के निशान को खो बैठो। अब मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर सस्सी जो अपने हस्बैंड को तलाश करने के लिए निकली है, अगर वो रुक गई या वो सुस्त पड़ गई, थोड़ा आराम करने के लिए वो बैठ गई, तो क्या होगा, रात हो जाएगी और रात की तारीकी में वो फिर अपने हस्बैंड के कदमों के निशान को भी खो बैठेगी। अब यहाँ पे डार्कनेस का मतलब है गफलत या सुस्ती वगैरह है। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर आप सुस्त पड़ गए, रुक गए, तो क्या होगा कि रात की जो तारीकी है वो घेरा डाल लेगी और फिर आप जो है वो अपने मकसद से या अपने रास्ते से हट जाएंगे। ओ मदर, व्हाट इज द ग्राउंड बीनीथ माई फीट। अब यहाँ सस्सी कह रही है अपनी माँ को मुखातिब करके कि ए माँ, मेरे कदमों के नीचे जो जमीन है वो जल रही है। बीनीथ कहते हैं नीचे को, हॉट मतलब वही गर्म या तपता हुआ। तो अब ये लाइन जो है वो ये जाहिर कर रही है कि सस्सी जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ के अंदर है, जिस्मानी तकलीफ भी है और जाहिरी बात है अंदरूनी तकलीफ भी है। अब वो अपने हस्बैंड को तलाश करने के लिए पहाड़ों वगैरह के अंदर जब जाती है तो जाहिर सी बात है गर्मी है, धूप है, तपती जमीन पर नंगे पाँव चल रही है। तो जाहिर सी बात है गर्म जो जमीन है जिसकी वजह से उसके पाँव वगैरह जो है जल रही हैं। नेक्स्ट है बर्निंग इन डबल फ्लेम्स, शी यॉर्न्स। अब यहाँ पर डबल फ्लेम्स का मतलब है दोहरी आग, जबकि यॉर्न्स कहते हैं ख्वाहिश करना, तड़पना या बेकरार होना। तो अब ये कहा जा रहा है कि वो जो है सस्सी वो दोहरी आग में जल रही है, डबल फ्लेम्स, और वो तड़प रही है। अब यहाँ शायर कहना चाहते हैं मेनली कि सस्सी जो है वो दो तरह की आग में जल रही है। एक तो जाहिरी आग है, ठीक है, जैसे जो कि नॉर्मली धूप या गर्मी या तपती जमीन की वजह से है। दूसरी वो आग है जिसके अंदर लगी हुई है, मतलब उसको डबल फ्लेम यानी कि जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की तकलीफ को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मतलब एक बाहर की गर्मी और एक उसके अंदर के दर्द की गर्मी है, मगर फिर भी वो रुक नहीं सकती है, क्योंकि उसे आगे बढ़ना है और उसे अपने हस्बैंड को तलाश करना है। नेक्स्ट है इफ आई एवर फॉरगेट माई लव, इफ हिज मेमोरी इज एवर इरेज्ड फ्रॉम माई हार्ट। फॉरगेट मतलब है भूल जाना। अब ये कह रहे हैं कि अगर कभी मैं अपने लव को, अपने हस्बैंड को भूल जाऊं और अगर उसकी याद जो है वो मेरे दिल से मिट जाए। यहाँ पे ससी कह रही है कि अगर कभी ऐसा हो कि उसके शौहर की जो याद है वो खत्म हो जाए, तो वो ये कहती है कि इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी जो है वो खत्म हो चुकी है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये उसकी मोहब्बत ही नहीं बल्कि उसका एक वादा भी है कि वो अपनी वफा को, अपनी मोहब्बत और अपने मकसद से कभी भी पीछे नहीं हटेगी, हमेशा वो आगे बढ़ती रहेगी। टीयर्स फ्रॉम माई आईज फेल लाइक ड्रॉप्स ऑफ रेन। टीयर्स कहते हैं आंसुओं को, ड्रॉप्स मतलब कतरे, कि मेरी आंखों से आंसू जो है वो बारिश के कतरों की तरह गिर रहे हैं। ये लाइन ये जाहिर कर रही है कि सस्सी जो है वो बहुत ज्यादा गम में है और अब वो अपने हस्बैंड से जाहिर पता अलग हो चुकी है, अब रो रही है बहुत ज्यादा, और उसके जो आंसू हैं उसको बारिश के कतरों से तशबीह दी है कि उसके जो दर्द की शिद्दत है या जो आंसू हैं वो बहुत ज्यादा कसरत से गिर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा रो रही है। नेक्स्ट है व्हाट आई कंसीडर्ड लव वाज इन ट्रूथ फायर्स फ्लेम। अब ये कहा जा रहा है कंसीडर मतलब है समझना, इन ट्रूथ मतलब हकीकत या दर हकीकत। अब वो कह रही कि जिससे मैं मोहब्बत समझती थी दर हकीकत वो तो आग की लपेटे थी। तो अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो सस्सी है उसको समझ में आ चुका है कि कोई भी जो चीज होती है वो आसान नहीं होती है। उसकी जो अपने हस्बैंड से मोहब्बत है वो एक आसान नहीं है, वो यूं कह सकते हैं आग का दरिया है जिसमें इंसान को जलना पड़ता है। वो समझती थी कि ना मोहब्बत जो है वो सिर्फ खुशी का या जज्बात वगैरह का नाम है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत के अंदर इंसान को कुर्बानी देनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है और दुख व दर्द को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। अब ये जो लाइन है ये इंसान की रूहानी आगाही को भी जाहिर करती है। मतलब जब इंसान को ये समझ आता है कि जो खुदा से मोहब्बत का जो रास्ता है वो आजमाइशों से और दर्द से गुजरता है, तो वो उस आग में जलकर पाक हो जाता है। मेनली सच्ची मोहब्बत कभी आराम या खुशी से नहीं मिलती है, दुख, दर्द, तकलीफ, सब्र, कुर्बानी, बर्दाश्त से गुजर कर हासिल होती है।
تو یہ تھی شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی ایک پویم، اور اس پویم کی بھی کچھ لائنس ہی شامل کی گئی ہیں جس کو آج ہم نے پڑھا. تو امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر ابھی مسئلہ ہے تو پھر کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجیے گا.